नमस्कार बच्चों। सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपकी विद्या ज्ञान पेपर से संबंधित ये कुछ सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं जो आपको पेपर्स में अन्य प्रश्न पत्र हलों में भी आ चुके हैं। 2023-24 का भी मैं कुछ प्रश्न आपको यहाँ पे हल करवाऊंगी। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं विज्ञान की इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैसे सबसे पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, सौर परिवार के किस ग्रह का रंग सांवला भूरा होता है? तो सांवला भूरा जैसे इसमें आप देखेंगे, सबसे पहला जो ऑप्शन इसमें दे रखा है मंगल ग्रह। मैं इस मंगल ग्रह के बारे में आपको बता दूं कि ये लाल रंग का होता है बच्चों। शुक्र ग्रह ये सफेद रंग का ग्रह होता है और बुध ग्रह ये सांवला भूरे रंग का होता है। ये हरे रंग का कुछ सांवले भूरे रंग जैसा दिखता है। शनि ग्रह का रंग काले रंग का होता है, इसलिए हमारा सही आंसर है बुध ग्रह, सांवला भूरे रंग का। अब देखिए दूसरा प्रश्न, आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा प्रश्न, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। अब बच्चों पहले ऑप्शन में दे रखा है रेतीली मृदा। अब रेतीली मृदा के जो कण होते हैं बच्चों, वो थोड़े से क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े होने की वजह से सूर्य का प्रकाश उसमें मतलब तीव्रता से जाएगा, पानी तुरंत क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। तो ये मृदा भी क्या नहीं है, पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है। बजरी, बजरी के कण भी कुछ रेतीली मृदा जैसे ही होते हैं। बजरी के और उसके भी कण बड़े बड़े होते हैं, इस वजह से ये भी उपयुक्त मृदा नहीं है। लोमी मृदा यानी कि दोमट मिट्टी की बात की गई है, इसके कण सामान्य आकार के होते हैं, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। तो सामान्य आकार के होते हैं। पानी काफी देर तक ऐसा भी नहीं है कि पानी मिट्टी में बना ही रहता है या फिर वाष्पीकृत हो जाता हो जल्दी। तो ये जो मृदा है लोमी मृदा, ये पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है। तो हमारा सही आंसर इसमें लोमी मृदा है। मैं आपको चिकनी मृदा के बारे में भी बता देती हूँ यहाँ डी ऑप्शन में। चिकनी मृदा के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वाष्पीकृत नहीं हो पाएगा पानी जल्दी, और क्या होगा, नमी बनी रहेगी, दलदलापन बना रहेगा। और आप भी जानते हैं कि पेड़ पौधों के लिए ज्यादा पानी भी क्या होता है, एक तरीके से ज्यादा उपयुक्त नहीं होता है। तो ये मृदा भी उपयुक्त नहीं होगी पौधों के लिए। अब तीसरा जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अनिवार्य है? तो बच्चों खांसी, खांसी के लिए टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो खांसी है उसके लिए टीकाकरण की जरूरत नहीं होती इतनी। और ये आप भी जानते हैं विषाणु जनित रोग है खांसी भी। और ये मलेरिया जो है, बी ऑप्शन जो मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम यानी कि प्रोटोजोआ से जनित रोग है, प्रोटोजोआ से होता है। तो ये मच्छर के काटने से, मादा एनोफ्लिस मच्छर है, उसके प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो होता है वो मच्छर के काटने से ये मलेरिया रोग फैलता है। तो इसके लिए रोकथाम के लिए भी टीकाकरण अनिवार्य नहीं है। पर तपेदिक यानी टीबी, टीबी ट्यूबरकुलोसिस ये जीवाणु जनित रोग है। ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी है ट्यूबरकुलोसिस, जो बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है यानी जीवाणु जनित रोग है ये टीबी, और इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो इसके लिए टीका अनिवार्य है। क्या है बच्चों, इसके लिए टीका अनिवार्य है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा सी। इनमें से देखिए, अब ये नेक्स्ट हम चलते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ विटामिन सी के लिए अच्छा स्रोत है? बच्चों पपीता, गाजर, अमरूद, ये सभी विटामिन ए के अच्छे स्रोत है। ठीक है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत हमारा डी ऑप्शन आंवला है। खट्टे फलों में जो खट्टे होते हैं पदार्थ, उनमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है, विटामिन सी मिलता है। तो आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, तो अच्छा स्रोत आंवला होगा। पपीता, गाजर, अमरूद नहीं होंगे। ठीक है, तो ये विटामिन ए के हैं। हड्डियों के, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, हड्डियों के बनने एवं बढ़ने में कौन से खनिज तत्व की आवश्यकता होती है? तो हड्डियों को बढ़ने में और उनके बनने में ऑप्शन जैसे यहाँ पे दे रखा है, ए ऑप्शन लोह पदार्थ,
तो लो पदार्थ यानी ये हमारे खून के रंग को, आयरन, लो पदार्थ यानी आयरन, ये खून के रंग को, ये वर्णक है, खून के रंग को लाल करने में सहायक होता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और इसकी कमी से, आयरन के तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये खून से संबंधित रोग यानी रक्त से संबंधित है तत्व। अब ये कैल्शियम, कैल्शियम हमारी हड्डी को बनने और बढ़ने के लिए सबसे आवश्यक खनिज तत्व है। तो इसका सही आंसर कैल्शियम है। हम सी में पोटेशियम और सोडियम इसके सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? मतलब मनुष्य की जो खोपड़ी होती है वो कितनी हड्डियों से मिलकर? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 14, और ऑप्शन सी 8, और ऑप्शन डी 22। तो इसका सही आंसर है 22। 22, इसमें जो हमारी जो खोपड़ी होती है, मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, उसमें से 8 हड्डियां तो सिर की होती हैं और 14 हड्डियां कितनी होती हैं? फेस की यानी चेहरे की होती है। तो 8 और 14 मिला के टोटल 22 हड्डियां खोपड़ी में पाई जाती है। यानी ये जो कपाल होता है, कपाल बच्चों, वो 8, कपाल की जो हड्डियां होती है वो 8 होती हैं और 14 हमारे फेस की हड्डी होती हैं। तो टोटल मिला के 22 हड्डियां हमारी खोपड़ी की होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है? तो देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने ये ऑप्शन यहाँ पे ये लग रहा है सूर्य का प्रकाश, केवल सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं C6H12, थोड़ा कर्सर नहीं चल पाएगा, आप समझिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मुंह जबानी बता देती हूँ। C6H12O6 जो ग्लूकोज बनता है वो किसकी वजह से बनता है? उसमें हम पत्तियां जो होती हैं, पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य का प्रकाश लेती हैं, सूर्य का प्रकाश, पौधे की पत्तियां, और जड़ों से पानी भी लेती हैं, और बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेती हैं, CO2 भी लेती हैं। तो CO2 भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है। भाई सूर्य के प्रकाश के कारण ही पर्णहरित उसको अवशोषित करता है और क्या है, भोजन का निर्माण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों ही महत्वपूर्ण घटक हैं। तो इसका सही आंसर होगा यह सभी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? यह सभी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, तीनों ही। अब यहाँ पे यह जंतु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जंतु पौधों के सड़े गले अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करता है और इसे अन्य पक्षी अपना भोजन बनाते हैं, ये मृदा में पाया जाता है। इस जंतु को पहचाने। सांप, सांप सड़े गले अवशेषों से भोजन नहीं प्राप्त करता, और कछुआ ये भी सड़े गले भोजन से प्राप्त नहीं करता है। रेप्टिलिया है, सांप, एम्फीबिया, कछुआ है। केचुआ, जो केचुआ है वो बच्चों सड़े गले अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करता है। आप जानते हैं वर्मी कंपोस्ट में काम आता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में केचुआ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और केचुआ अप्रत मतलब अपघटक की तरह कार्य करता है, सड़े गले अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और इसी वजह से उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसको जो एक पक्षी है गोरेया, गोरेया जो पक्षी है वो इसका गोरेया पक्षी का ये भोजन होता है केचुआ। तो ये मृदा में पाया जाता है केचुआ। तो जितने भी इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं वो किस जंतु के लिए हैं? वो केचुए के लिए। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो केचुआ होगा। घोंगा भी नहीं होगा क्योंकि ये सड़े गले अवशेषों को भोजन नहीं करता है और इसी वजह से ना, घोंगा नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो सही होगा वो केचुआ होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, मकड़ी के कितने पैर होते हैं? तो आपने गिने नहीं होंगे, काउंटिंग नहीं, बट लेकिन अगर देखें तो उसमें आप देखें और ध्यान से तो 8 पैर होते हैं। कितने पैर पाए जाते हैं बच्चों? 8 पैर।
सी सो निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो सी सो निम्नलिखित में से, इसमें से नत्तल का उदाहरण नहीं है, उत्तोलक का उदाहरण है। इसका सही आंसर है उत्तोलक। सीसो निम्नलिखित में से उत्तोलक का उदाहरण है, तो नत्तल नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी वाला, ए और बी, सिर्फ इसमें केवल उत्तोलक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में उपस्थित सबसे बड़े ग्रह का स्थान है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, जैसे कि आपको पता है कि सूरज, सूरज के बाद बुध ग्रह, और बुध के बाद पहला ग्रह तो बुध हो गया, दूसरा ग्रह आपका शुक्र ग्रह हो गया, जो पृथ्वी की बहन होती है, ठीक है, वीनस, तो शुक्र ग्रह हो गया। थर्ड ग्रह आपका पृथ्वी, और फोर्थ ग्रह मंगल, और सबसे बड़ा ग्रह आप भी जानते हैं बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, वो 5वें नंबर पे आता है, तो 5वां नंबर जो ग्रह होगा वो सबसे बड़ा ग्रह होगा बृहस्पति। और फिर छठे नंबर पे बृहस्पति के बाद, जुपिटर के बाद शनि ग्रह आता है, तो वो नहीं होगा, बृहस्पति इसका सही आंसर है, 5वें नंबर पे आता है सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? इसमें ए अस्थमा, बी हैजा, सी काली खांसी, डी पीलिया। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, जो अस्थमा होती है बीमारी, वो वायु प्रदूषण के कारण होती है। हेजा, हेजा मक्खियों द्वारा फैलता है ये, और ये विब्रियो कॉलेरे नामक जीवाणु द्वारा होता है। तो हेजा वायु प्रदूषण से नहीं होता है, ये पानी, दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है। काली खांसी, प्यूटेरियोसिस, ये भी जीवाणु जनित खांसी है। और पीलिया, पीलिया भी पानी जो पीते हैं, दूषित पानी पी लेते हैं, तो उससे भी फैलता है। तो वायु प्रदूषण का अस्थमा है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर अस्थमा है। नेक्स्ट, ये आपको थोड़ा साफ दिख रहा होगा, आधुनिक किसान हवाई जहाज की मदद से, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2023-24 का, सॉरी 22-23 का पेपर है, तो 23-24 का कल होगा, तो 22-23 का पेपर, इसमें ध्यान से देखना है आपको। आधुनिक किसान हवाई जहाज की मदद से फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के पक्ष में है, लेकिन पर्यावरणविदों का एक समूह इसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि इससे प्रदूषण के रूप में, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, इससे प्रदूषण के रूप में पर्यावरण को नुकसान होगा। बताइए इससे किस प्रकार का प्रदूषण होने की संभावना है? तो देखिए, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हवाई जहाज है, और ये क्या है, यहाँ पे कीटनाशक छोड़ रहे हैं, तो इससे क्या क्या प्रदूषित होगा? तो ये भाई हवाई जहाज से छोड़ा जा रहा है, अगर कीटनाशक छोड़ी जा रही है, दवाई छोड़ी जा रही है, तो वायु में तो फैलेगी, वायु है भाई, यहाँ पे हवा है, तो वहां पे फैलेगी, और उड़ के ये कीटनाशक दवाई आसपास कोई भी, मान लीजिए समुद्र, सागर, नदी वदी कोई भी हुआ, उसमें जाके भी मिल जाएगी, तो ये दोनों को प्रदूषित करेगी, जल प्रदूषण भी करेगी और वायु प्रदूषण भी करेगी। तो इसका सही आंसर होगा वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वायु प्रदूषण भी होगा और जल प्रदूषण भी होगा। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्र को देखिए, यदि छाया का आकार छोटा करना हो, तो अगर छोटा करना है तो हमें क्या करना होगा? देखिए, पहला ऑप्शन है, वस्तु को प्रकाश स्रोत के नजदीक ले जाना चाहिए। ये वस्तु है, जैसे गेंद है, ये वस्तु है, और इसको अगर हम सूर्य के पास, ये सॉरी, ये टॉर्च है, टॉर्च के पास लेके जाएंगे, प्रकाश स्रोत है ये टॉर्च, इसके नजदीक ले जाएंगे, तो छाया का आकार बड़ा होगा या छोटा? आप ही सोचिए, तो बड़ा होगा। तो हमें तो छाया का आकार कैसा करना है? छोटा करना है, तो वस्तु को नजदीक लाने से नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट दे रखा है, वस्तु को प्रकाश स्रोत से दूर ले जाना चाहिए। बिल्कुल, प्रकाश स्रोत से जितना दूर ले जाएंगे, वो वस्तु का आकार उतना छोटा हो जाएगा, और छाया भी कैसी बनेगी उसकी? छोटी बनेगी। तो इसका सही आंसर यही है बी, वस्तु को प्रकाश स्रोत से दूर ले जाना चाहिए।
छोटा पर्दा लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रकाश स्रोत छोटा लेने से भी कोई वो नहीं हो रहा, बस लेकिन वस्तु को अगर दूर ले जाएंगे प्रकाश स्रोत से तो छाया भी छोटे आकार की बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कंप्यूटर को आदेश दिए जा सकते हैं। कंप्यूटर को आदेश दिए जाते हैं कीबोर्ड द्वारा, माउस के द्वारा और दोनों के द्वारा। तो कंप्यूटर को जो आदेश आपने देखे होंगे कीबोर्ड और माउस दोनों के द्वारा, जैसे अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे इस पे लैपटॉप पे पढ़ा रही हूँ तो मैं ये मेरा सर्कल आपको दिख रहा होगा, पेन सा ये हिल रहा है, मैं माउस के द्वारा, मैं कीबोर्ड के द्वारा भी इसको क्या कर सकती हूँ, हिला सकती हूँ। तो जो भी आदेश देना है, जो भी निर्देश देना है या जो भी लिखना है वो क्या है, दोनों के द्वारा किया जा सकता है, कीबोर्ड और माउस दोनों के द्वारा। तो इसका दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और बी। तो हमारा सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा सी। सी होगा, कंप्यूटर को आदेश कीबोर्ड द्वारा और माउस दोनों के द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है। बच्चों भूमंडलीय तापन यानी कि पृथ्वी का जो वातावरण है उसे गर्म कर दिया जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 21% पाई जाती है, पर ऑक्सीजन भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। और नाइट्रोजन जो गैस होती है वो भी भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका प्रतिशत हमारे वायुमंडल में 0.03% होता है। कितना होता है बच्चों? 0.3%। एक मिनट, हाँ, तो ये 0.3% होता है। यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ, 0.03% होता है। तो ये सबसे भारी गैस होती है और इसकी वजह से वायुमंडल में ताप बढ़ जाता है वायुमंडल का। हाइड्रोजन एक हल्की गैस होती है, तो इससे तापमान नहीं बढ़ता है, पर लेकिन इसकी जैसे मात्रा बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं, इस ये भारी गैस होने की वजह से एक मोटी लेयर बना देती है और फिर प्रकाश की किरणों को वापस नहीं जाने देती है, यानी परावर्तित नहीं होने देती है, वहीं अवशोषित कर लेती है। तो ये हमारे भूमंडल का ताप बढ़ा देती है, ये हमारे भूमंडल का ताप बढ़ा देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी हड्डी का नाम है ऑप्शन ए स्टेपिस। इसका सही आंसर स्टेपिस है। जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है ये हमारे कान में पाई जाती है, स्टेपिस हड्डी। और अल्ना, जैसे ऑप्शन बी में दे रखा है अल्ना, रेडियो अल्ना, ये हाथ में पाई जाती है बच्चों, हाथ की ये से मतलब हमारे हाथ में ये जो कलाई वाला हिस्सा है और ये कोहनी वाले हिस्से तक पाई जाती है। तो ये रेडियो अल्ना, अल्ना जो होती है, रेडियो और प्लस अल्ना दोनों पाई जाती है। देखो यहाँ पे रेडियो लिखा है डी पे और ये अल्ना, तो ये हाथ में पाई जाती है। टिबियो टिबियो जो हमारे पैर में पाई जाती है। तो ये हड्डियां हमारी सबसे शरीर की छोटी हड्डियां नहीं होती हैं, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेपिज। अब देखिए, शरीर पर शल्कों की उपस्थिति अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर पर शल्कों की उपस्थिति अनुकूल है। तो सरीसृपों का, स्तनियों का, पक्षियों का, उभयचरों का। तो इसका सही आंसर है सरीसृपों का, रेप्टिलियास। रेप्टिलियास के शरीर पर शल्क पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आप देखते होंगे जैसे ये ये सांपों को तो आप बोलोगे कि चिकने पाए जाते हैं, इन पे शल्क नहीं पाए जाते, बट लेकिन जो सरीसृप होते हैं, रेप्टिलियास होते हैं, उनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं। जैसे कि आप उसमें देख सकते हैं थोड़ा सा गिरगिट, गिरगिट में देख सकते हैं। गिरगिट में क्या होता है, उसकी जो साइड में जो पीछे पाई जाती है उसमें भी क्या पाया जाता है, शल्क पाए जाते हैं। तो ये कुछ शल्कों की सबसे, कि देखिए यहाँ पे स्तनधारी हैं,
ऑप्शन में स्तनधारी दे रखा है। तो स्तनधारियों के शरीर चिकना होता है, आप भी जानते हैं। हम स्तनधारी हैं, हम मनुष्य क्या है, स्तनधारी। स्तन पाए जाते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनधारी हैं। और हमारी सबसे बड़ी विशेषता बच्चों क्या होती है, पिन्ना पाया जाता है, कान का पिन्ना पाया जाता है। तो स्तनधारी के शरीर पर शल्क नहीं पाए जाते। पक्षियों के शरीर पर शल्क नहीं पाए जाते, क्योंकि पक्षियां आपने देखे हैं, पक्षी को पंख पाए जाते हैं पर, और इसी वजह से इन पे शल्क नहीं पाए जाते। उभयचर, उभयचरों के शरीर पर, उभयचर का उदाहरण है जैसे मेंढक, मेंढक हो गया, कछुआ हो गया। तो ये उभयचर जो पानी और यानी जल और स्थल दोनों पे पाए जा सकते हैं, इसीलिए हम इनको उभयचर यानी एम्फीबिया बोलते हैं। इनके भी बच्चों शल्क नहीं पाए जाते इनके शरीर पे। पर लेकिन अगर मैं एक बात बताऊं, सांप का, एक सांप की विशेषता है, अगर आप इस तरीके से देखें तो उनका चिकना शरीर होता है। जैसे ही आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से हाथ को फेरेंगे, तो उनके क्या है, शल्क पाए जाते हैं शरीर पे। इस वजह से उनकी थोड़ी खुरदरी स्किन लगती है जब हम विपरीत तरफ से हाथ फेरते हैं तब। तो इसका मतलब यही है कि उनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं। तो रेप्टिलियास रेंग कर चलने वाले जीवों के शरीर में ये महत्वपूर्ण होता है कि उनके शल्क की उपस्थिति पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों द्वारा शरीर में निर्मित विटामिन है। सूर्य की किरणों से कौन कौन सा विटामिन निर्मित होता है, तो विटामिन के सूर्य की किरणों से निर्मित नहीं होता। विटामिन ए, रेटिना जो हमारी आंखों के लिए रतौंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से, तो ये भी सूर्य के प्रकाश से नहीं होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है, आप जानते हैं, ये भी नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन बच्चों सी है, विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में ही निर्मित होता है, ये सूर्य की प्रकाश की किरणों के द्वारा हमारे मतलब हमारे शरीर में ये निर्मित होता है विटामिन डी। और ये हमारी हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक होता है, मजबूत होती हैं इससे हड्डियां। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के एक संगठक एक्स का प्रयोग आग बुझाने में होता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, एक्स का प्रयोग आग बुझाने में होता है। इसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने में भी करते हैं, और संगठक एक्स है। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि वायु का एक संगठक एक्स है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसों के नाम दे रखे हैं ऑप्शन में। तो ये इनमें से कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि ये सब वायु में पाए जाते हैं। पर बोला गया है कि आग बुझाने में कौन सहायक है, आग बुझाने में कौन सहायक है। तो आप भी जानते हैं ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक नहीं होती है, ऑक्सीजन से तो आग जलने लगती है। और ठीक है, तो आग जलाने में सहायक होती है ऑक्सीजन, आग जलती है उससे। और पौधे भोजन बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ऑक्सीजन इसका सही आंसर नहीं होगा, इसका नाइट्रोजन भी सही आंसर नहीं है, क्योंकि पौधे भोजन नहीं बनाते नाइट्रोजन से। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जिससे ये आग बुझाने में भी अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र में प्रयोग होती है CO2, और ये आग बुझाने में सहायक होती है। हाइड्रोजन गैस नहीं होती आग बुझाने में सहायक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको अभी बताए बच्चों, ये करवाए मैंने आपको थोड़े से। मैं इसके बाद भी आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगी, ये आपके पेपर्स में आएंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, कारगर साबित होंगे। तो इनको आप सभी को बैठ के हल करें, देखें, और इनको याद भी करें। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण, मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो थैंक यू।